अब चैप्टर नंबर 30 तक हमने ये डिस्कस किया था कि सेल्स रिटर्न डे बुक और सेल्स डे बुक में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो डे बुक्स हैं वो कौन है? परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि हमारी जितनी भी क्रेडिट परचेज, ठीक है, जो भी हमारी परचेज ट्रांजैक्शन होंगी या जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज होंगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी परचेज डे बुक में। जितनी भी इनवॉइसेस हमें सप्लायर से रिसीव होंगी वो हमारे पास सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? परचेज डे बुक में। अब परचेज डे बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? ऑल द इनवॉइसेस दैट आर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो हमें सप्लायर क्या करेगा? इनवॉइस इशू करेगा और हम उसको अपने पास परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, अब सिर्फ ये बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप परचेजेस की एंट्री सबको पता है। यहाँ पर एंट्री क्या होती है? परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल, क्रेडिट। ये हमारे पास एंट्री होगी परचेजेस की। फिर डेबिट नोट क्या था? डेबिट करते हैं, डेबिट नोट बेसिकली हम सप्लायर को डेबिट नोट सेंड करते हैं और सप्लायर रिटर्न हमें क्रेडिट नोट सेंड करता है। ठीक है, डेबिट नोट हम कब सेंड करते हैं? जब हमें लगता है कि हमारे जो गुड्स हमें रिसीव हुए हैं उसमें कोई फॉल्ट है, या तो वो रॉन्ग साइज के हैं या फिर हमारे पास जो है वो कुछ उसमें फॉल्ट है, तो हम सप्लायर को डेबिट नोट भेजते हैं और सप्लायर रिटर्न हमें क्या इशू करता है? क्रेडिट नोट इशू करता है। ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये परचेज डे बुक का फॉर्मेट गिवन है कि सप्लायर अकाउंट नंबर, टोटल अमाउंट बिफोर सेल्स टैक्स और इनवॉइस टोटल। फिर इसी तरह हमारे पास इनवॉइसेस जो रिकॉर्ड होंगी परचेज डे बुक में वो सिक्वेंशियल होती हैं, सीक्वेंस होंगी। हमने हर इनवॉइस को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया होगा जिसके बेसिस पे हमारे पास जो सप्लायर हमें इनवॉइस भेजेगा वो हम परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह परचेज रिटर्न डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? जितनी भी हमारे पास जितने भी क्रेडिट नोट्स हमें रिसीव होते हैं। क्रेडिट नोट्स कब रिसीव होते हैं? जब परचेज रिटर्न होता है, जब हमें गुड सप्लायर को रिटर्न करने होते हैं तो हम क्रेडिट नोट रिसीव करते हैं फ्रॉम द सप्लायर। परचेज रिटर्न डे बुक में सारी परचेज रिटर्न्स रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, जैसे कि फॉल्टी गुड्स हमारे पास या डैमेज गुड्स हमारे रिसीव हो गए हैं तो हम वो परचेज रिटर्न डे बुक में उसकी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नो मिस। चलें आगे बढ़ते हैं। परचेज ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी डे बुक्स में वो हम रिकॉर्ड या तो मैनुअल सिस्टम के थ्रू करेंगे या कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू करेंगे। सिंपली कंप्यूटर में हम सारा डाटा एंटर करेंगे जो भी इनवॉइसेस हमें रिसीव हुई होंगी वो। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक की, तो दोनों में कंप्यूटराइज वे में भी हम रिकॉर्डिंग हो सकती है, मैनुअल सिस्टम के थ्रू भी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ऑल दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। कोडिंग में आप लोग को बता चुकी हैं, आप MA1 में भी कुछ लोग पढ़ चुके हैं, और जो FA1 में जिन्होंने जितना कोडिंग के बारे में पढ़ा है सिर्फ उतना ही एग्जामिन होगा FA1 में। कोडिंग एक पर्टिकुलर कोड असाइन कर देते हैं, जैसे सप्लायर अकाउंट नंबर एक कोड है, प्रोडक्ट को हम बार कोड असाइन करते हैं, परचेज इनवॉइसेस में एक सीक्वेंस नंबर होता है। तो ये कोडिंग सिस्टम यूज इसलिए होता है ताकि हमें डेटा रिकॉर्ड करने में इजी हो जाए, और हमारे लिए डाटा रिकॉर्ड करना इजी हो जाए। दूसरा क्या है कि हम अपनी जो टाइम है वो सेव कर सकें। ठीक है, सिर्फ एंटर करेंगे और हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। जब हम डे बुक्स का कर लेते हैं, मतलब परचेज डे बुक से मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल परचेजेस की फिगर आ जाएगी। उसी तरह जैसे हम सप्लायर जिस तरह हम कस्टमर का सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करे होते हैं, सप्लायर के भी अगर मेरे पास 4 सप्लायर तो सबके अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे। उन अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, उन अकाउंट्स को हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स ऑफ ईच सप्लायर जो हम प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह अब
हमारे पास जब टोटल वैल्यूज की बात होगी तो हम कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। दो अकाउंट्स होते हैं कंट्रोल अकाउंट, एक होता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और एक होता है पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हम जब परचेजेस की बात करते हैं, क्रेडिट परचेजेस की एंट्री होती है परचेजेस डेबिट, पेबल्स क्रेडिट। क्रेडिट क्यों होते हैं पेबल्स? क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। और जब टैक्स की बात होगी, जब भी हम परचेजेस में, मैंने बताया था परचेजेस और सेल्स हमेशा नेट ऑफ टैक्स रिकॉर्ड होंगी। तो हम जैसे अगर टोटल पेबल्स की अमाउंट 100, इसमें से 400 का हमारी परचेजेस की अमाउंट है 400 की, और हमारे पास 100 क्या है, टैक्स की अमाउंट है। तो हमेशा परचेजेस का अकाउंट नेट ऑफ टैक्स रिकॉर्ड होता है। एनी कंफ्यूजन? परचेज रिटर्न की फिर आपको एंट्री पता है कि क्या होती है? परचेज रिटर्न क्रेडिट, पेबल्स डेबिट। दैट्स इट दैट यू हैव टू रिमेम्बर इन दिस चैप्टर। ठीक है, उसके अलावा ये सब जो है जनरल सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। परचेजेस क्या होती हैं, परचेज रिटर्न क्या होता है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? मिस। मोहतशाम, राबे? नो मैम, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब जब पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं सप्लायर के, तो पर्सनल अकाउंट्स हम बनाते हैं डिफरेंट नेम से। ए बी सी जो भी सप्लायर के नेम्स हैं उनके अपने ओन नेम से बनेगा अकाउंट। सप्लायर के पर्सनल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे कि अगर कोई ओवर ड्यू बैलेंस है तो हमें पता चल रहा है कि इस सप्लायर को हमें पेमेंट देनी है। अगर मैं सबका एक कंबाइन अकाउंट बनाऊंगी तो मेरे लिए कंफ्यूजन है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं सबके इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाऊं। जब मुझे सप्लायर से मंथली बेसिस पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीव हो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होती है कि एक स्टेटमेंट है जो मुझे रिसीव हो रही है जिसमें मेंशन है कि इतनी अमाउंट ड्यू थी, इतनी पे कर चुके हैं और इतनी रिमेनिंग है। तो मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि सप्लायर की पेमेंट को जो क्रेडिट पीरियड है उसको ज़्यादा टाइम हो गया ताकि मैं उसको पहले पेमेंट कर। थर्ड, मुझे इजीली मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि कौन से सप्लायर का बैलेंस ज़्यादा है जिसको मुझे पे करना ज़रूरी है, और किस सप्लायर को मैंने कितनी पेमेंट कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद हम मंथली पेमेंट्स भी देखते हैं कि हमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मंथली बेसिस पे हमने कितने सप्लायर्स को अब तक पेमेंट कर दी है। पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर होंगे, उसके साथ साथ हम एक कंबाइंड अकाउंट बनाएंगे पेबल्स का जिसको हम कहते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैं आपको इसके फॉर्मेट्स बताऊंगी कैसे प्रिपेयर होता है ये, लास्ट चैप्टर जो हमारा है इसका। अब जब भी हम परचेज करते हैं, नो द एंट्री, ये इन्होंने टी अकाउंट दिया हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं कंट्रोल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे हम। अच्छा, अगर सप्लायर का यूजुअली बैलेंस कहाँ होना चाहिए? क्रेडिट पे, क्योंकि वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। तो सप्लायर का बैलेंस अगर क्रेडिट पे नहीं है, डेबिट पे आ रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डेबिट बैलेंस है पेबल्स लेजर का, दो रीजन है। या तो सप्लायर को आपने ओवर पे कर दिया, ठीक है, या तो सप्लायर से आपको क्रेडिट नोट रिसीव, आप पहले ही पूरी पेमेंट कर चुके थे। तो दो रीजंस होते हैं, एक ये ओवर पेमेंट और दूसरा व्हेन यू हैव मेड एडवांस पेमेंट। ये दो रीजंस आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है एग्जामिनर। ओवर पेमेंट और एडवांस पेमेंट। ट्रेड अकाउंट पेबल्स क्या होते हैं? वो पेबल जो हमारे ट्रेडिंग में, नॉर्मल ट्रेडिंग में हमारे क्रिएट हो जाते हैं, जो हमारी करंट लायबिलिटी है, और हम इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव अदर पेबल्स। अदर पेबल्स जो हमारे नॉर्मल ट्रेडिंग बेसिस में नहीं है, जैसे हमने सप्ला वेजेस पे करनी है, सैलरीज पे करनी है, और हम पे लायबिलिटी है कि हमने एम्प्लॉयज को पेमेंट करनी है, पहली चीज। टैक्स हमें पे करना है, ये भी हमारा नॉन ट्रेडिंग है। तो टैक्स टू द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ करंट लायबिलिटी। कंपनी टैक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब हमारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट है, या अदर पेबल्स कह सकते हैं हम। फिर सॉरी,
फिर हम जब सप्लायर्स अकाउंट की बात करेंगे तो वहाँ नॉर्मली हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। एक होती है बैच प्रोसेसिंग, एक होती है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में क्या है कि हर ट्रांजैक्शन को हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करें अपने अपने रिकॉर्ड्स में या फाइल में जो भी है, उसमें हम रिकॉर्डिंग डायरेक्टली ट्रांजैक्शन वाइज कर रहे हैं, वो क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है। अब ये डिपेंड करता है बिजनेस पे कि वो बैच प्रोसेसिंग प्रेफर करता है या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रेफर करता है। यू गाइस नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ वी हैव दिस थिंग, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, ये याद रखिएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अनदर इनकम। एंट्री हमारे पास होगी डेबिट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और अदर इनकम या डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री अपने पास याद रखिएगा। ओके, नाउ ठीक है दैट्स, फिर इसको मैं कंट्रोल अकाउंट, इसमें आपको अकाउंट्स बना बताएंगे। अब पेमेंट्स टू सप्लायर क्या है कि जब भी हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं, जब हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं तो हम हमारे जो एक तो पेमेंट है वो ऑथराइज होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने कितनी अमाउंट पे करी है और किस सप्लायर को पेमेंट की है। ये सारी चीजें, और अगर कोई डिफरेंस है, जैसे हमारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमने $1000 पे किए हैं और सप्लायर के पास रिकॉर्ड है कि उसने सिर्फ 900 रिसीव किए, तो जो $100 का डिफरेंस है वो हम फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, क्यों डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है इसको हम करेक्ट किस तरह करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। जस्ट अ मिनट, आप लोग इसको रीड करें। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब ये जो रिकंसिलिएशन है ये मैं आपको बताऊंगी जब हम कंट्रोल अकाउंट्स करेंगे। इसमें सिंपली ये है कि जो मेरा कंट्रोल अकाउंट है और जो इंडिविजुअल लेजर अकाउंट है, उन दोनों में जो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं उसको हम करते हैं रिकंसाइल। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन हमने पढ़ लिया है, उसी तरह यहाँ कंट्रोल अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ सप्लायर या कस्टमर, उन दोनों को हम रिकंसाइल करते हैं, उनके बैलेंसेस को क्या करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास, इसको अभी छोड़ दें। तीन रीजंस होते हैं रिकंसिलिएशन के, या तो हमारे कंट्रोल अकाउंट में कोई एरर हो गया है, या इंडिविजुअल अकाउंट जो सप्लायर का है उसमें कोई एरर है। दूसरा, कोई इनवॉइस मिसिंग है, ठीक है, कोई इनवॉइस की अमाउंट मिसिंग है, तब भी हमारे पास काइंड ऑफ एरर ऑफ ओमिशन है ये, जिसकी वजह से आपका बैलेंस है वो डिफरेंट आ रहा है। एंड थर्ड इज पेमेंट इन ट्रांजिट। आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी है, इट्स ऑन द वे, लेकिन अब तक चेक क्लियरेंस में नहीं आया है, तो वो हमारा डिफरेंस जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, टाइमिंग डिफरेंस, जो हम ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। मेथड ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं, सप्लायर को कैश के थ्रू कर सकते हैं पेमेंट, चेक के थ्रू कर सकते हैं, इंटर बैंक ट्रांसफर ऑटोमेटिकली ऐप के थ्रू हम ट्रांसफर कर रहे हैं, आइदर थ्रू इजी पैसा या बैंकिंग सिस्टम जो भी है, उसके ऑटोमेटिक बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हम अपने सप्लायर को पेमेंट करें। सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर पेमेंट, अब वो हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमें पेमेंट मैनुअली करनी है तो हम या तो चेक दे दें, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, मतलब इनवॉइस हमने पे कर दिया और सप्लायर के पास रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्ड में नहीं है, तो वो जो डिस्प्यूट क्रिएट हो रही है, इट्स बेटर कि हम कंप्यूटराइज सिस्टम में उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको अपने सप्लायर के साथ रिलेशन अच्छा रखना है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अब उस जो सारे क्रेडिट पीरियड है, ठीक है, उसकी विद इन दैट क्रेडिट टाइम लिमिट आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर दें।
रेमिटेंस एडवाइस, यू नो इट्स एविडेंस ऑफ पेमेंट, कि हम सप्लायर को पेमेंट कर चुके हैं, चेक के साथ अटैच करके हम देते हैं। ये सबको क्लियर हो गई ये बात? किसी का भी कोई क्वेश्चन है सो प्लीज डू आस्क मी, ओके, डोंट हेजिटेट। नो मैम। जब भी हम पेमेंट्स कर रहे होंगे, पेमेंट होगी, क्लियर है। ठीक है, जब भी हम पेमेंट कर रहे होंगे हम ये मेक श्योर करेंगे कि कोई एक जो ऑथराइज पर्सन है उससे हम क्या करें, उससे हम सिग्नेचर करवाएं और फिर हमारा चेक प्रोसेस हो। सेकेंडली, चेक पे सिग्नेचर्स होना इंपॉर्टेंट है। थर्ड, हमें एक डॉक्यूमेंट अटैच करना है जिसमें लिखा हुआ है कि हमने ये इनवॉइसेस की पेमेंट, अभी इस वक्त हम इस इनवॉइसेस की पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे एज एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल्स होता है, वैसे ही एज एनालिसिस ऑफ पेबल्स होगा। एज एनालिसिस ऑफ पेबल्स क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं कि क्या टाइम पीरियड है, एज ऑफ डेट कितना है या एज प्रोफाइल कितनी। हम ये चेक कर रहे होंगे कि हमारा कितना बैलेंस ड्यू है, कितनी अमाउंट ड्यू है, कितनी अमाउंट पे कर चुके हैं और कितनी क्या है ओवर ड्यू है। जैसे हमारे पास, मैंने आपको सेल्स लेजर, जब सेल्स एज एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल्स में ही बताया था, डेट लिखी होगी, डिपॉजिट, विड्रॉल, सॉरी डिपॉजिट्स नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट, डेट, ठीक है, अमाउंट ड्यू या इनवॉइस अमाउंट ड्यू जो भी है, फिर उसके बाद देखेंगे कि बैलेंस, बैलेंस एट द एंड देखेंगे, और यहाँ लिखा हुआ होगा कि हमने 0 till 90 डेज में इतनी पेमेंट की, फिर 90 to 150 डेज में इतनी पेमेंट की, अब एट द एंड कितना बैलेंस है। सही है, तो ये हमें एज एनालिसिस ऑफ टेबल्स बता रहा होगा। अब ये क्यों हम प्रिपेयर करते हैं या क्यों हम रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ताकि हमें पता चले कि सप्लायर के साथ हमारे रिलेशन खराब होने के चांसेस तो नहीं है, क्रेडिट लिमिट के अंदर हम पेमेंट कर रहे हैं। ओके, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। तो हम देखेंगे कि क्रेडिट टाइम पीरियड के अंदर हम पेमेंट कर रहे हैं, वरना हमें चांसेस होंगे कि हमारे रेपुटेशन सप्लायर के साथ खराब हो सकते हैं। सो ये हम कुछ चीज़ें जो कंसिडर करेंगे। आपको पता है कि अगर सप्लायर को टाइमली बेसिस पे पेमेंट नहीं करेंगे तो शायद आगे वो हमें और कोई हमारा ऑर्डर ना ले, वो बोले पहले अपने बैलेंस क्लियर करें आप, ठीक है, ओवर ड्यू बैलेंस क्लियर करें, फिर ही हम आपको सप्लाई करेंगे गुड्स। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। नाउ वी हैव, ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मिस। हम कुछ नो क्वेश्चन मिस। प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, I want you guys to do 3.7 and 3.7, 3.8 and 3.9. Whatever you think is the answer, just mark it and like write it in the chat box and send me.
Okay, 3.7. Whoever have done it, just send me your answers in the chat box, please. How will a payables ledger control account appear in the financial statement? This is very easy. You know what is payable, so just you have to tell. I want all of you to answer, please. Yeah, it's B. Payables is a liability. Okay, so B is the answer. 3.8 and 9, please. Why is a person to check the amount due agreed to a statement received prior to payment? Good, it's C. 3.9, which of the following could create a debit balance? मैंने आपको बताया था जब हम ओवर पे कर दें, ठीक है, या एडवांस पेमेंट कर दें सप्लायर को, तो हमारे पास क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा पेबल्स लेजर में. So it should be overcharge of an on a supplier's invoice. गुड. ठीक है, अब ये हो गया. अब आप लोगों को हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है. कल तो आई गेस कराता है, कल या परसों, ठीक है, बट आई थिंक दैट इट्स बेटर टू हैव क्लास ऑन थर्सडे. ठीक है, थर्सडे बड़ा दिन है तो थर्सडे हम रख सकते. थर्सडे हम लाइक सेम 9:30 पे इंशाल्लाह, 9:30 या 10 o'clock जो भी सूटेबल होगा उस टाइम मैं क्लास लूंगी. और ये कंट्रोल अकाउंट्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस हम कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी यू गाइस हैव टू डू एंड हाउ आई विल बी हेल्पिंग यू आउट बिफोर योर एग्जाम. ठीक है, तो आप लोग प्लीज अपनी प्रेपरेशन जो MA1 का पेपर दे रहे हैं वो MA1, आई नो यू गाइस आर गिविंग इट बाय 14 मार्च. ठीक है, जो भी आपका है प्लान वो देख लें. ठीक है, लेकिन प्लीज FA1 आपने रिवाइज जरूर करना है, आपने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ देना है, क्योंकि वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगी.